नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी कुछ हेल्थ इश्यू होने के पहले कुछ माइल्ड सिम्टम्स फील किए होंगे, जिससे आपको लगा होगा कि आज मुझे बुखार होने वाला है, आज मुझे खांसी होगी, डायरिया होगा या फिर पेट में गड़बड़ होगी। यह रोग की शुरुआती स्टेज होते हैं। इस स्टेज में अगर आप अपने आप नुस्खे इत्यादि ना आजमा कर एक्सपर्ट की एडवाइस में ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत जल्द बहुत कम दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे माइल्ड सिम्टम्स को क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको क्यों तुरंत एक्सपर्ट को दिखा के ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आयुर्वेद में रोग दोषों की असंतुलनता से होता है ऐसा बताया है, और दोष हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष रहते हैं, और ये दोषों का संतुलन ज़्यादातर ऐसे ही नहीं हो जाता। हमारे खान पान या आहार विहार में कुछ गलतियाँ होती है, इससे उसमें असंतुलन आता है। एटमॉस्फेयर के इफ़ेक्ट के कारण उसमें असंतुलनता आ जाती है, और यह दोषों का असंतुलन आगे जाके रोगोत्पत्ति करता है। यह रोगोत्पत्ति के बारे में आयुर्वेद की प्राचीन सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है, जिसे षड्विध क्रियाकाल बताया है। षड यानी कि 6, क्रिया यानी कि ट्रीटमेंट, काल यानी कि टाइम, यानी कि ट्रीटमेंट करने का चांस ऐसा आयुर्वेद में बताया है, जिसे षड्विध क्रियाकाल बताए हैं, जिसमें 6 स्टेज में डिसीज फॉर्मेशन होता है ऐसा बताया है। यह 6 स्टेज है: संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था, स्थान संशय अवस्था, व्यक्ति अवस्था और भेद अवस्था। यह 6 स्टेज में रोगोत्पत्ति आगे बढ़ती है, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सिम्टम्स माइल्ड टू सीवियर होते चले जाते हैं। और यह षड्विध क्रियाकाल के सभी स्टेजेस को आज हम विस्तृत में जानकारी देंगे, और यह षड्विध क्रियाकाल के बारे में विस्तृत जानकारी देने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स आते ही एक्सपर्ट की एडवाइस में ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो आगे जाके वो रोगोत्पत्ति नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम संचय अवस्था के बारे में जानेंगे। संचय अवस्था में दोष अपने ही स्थान में शरीर में बढ़ते रहते हैं। संचय अवस्था के बारे में आयुर्वेद ने बताया है: तत्र संचितानां खलु दोषाणां स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीतावभासता, मंदोस्मता च, अंगानां गौरवम आलस्यम च, चय कारणम विद्वेष चेति लिंगानि भवन्ति, तत्र प्रथम क्रियाकाल। यानी कि जब शरीर में वायु दोष का संचय होता है तो स्तब्धपूर्ण कोष्ठता यानी कि पेट में भारीपन महसूस होता है, पेट जकड़ लिया है ऐसा प्रतीत होता है। जब पित्त का संचय होता है तो शरीर के सभी अंगों में पीलापन फील होता है, पीलापन नज़र आता है, और थोड़ा हल्का टेम्परेचर फील होता है। जब कफ दोष का संचय होता है तो अंगों में घोरवता, भारीपन महसूस होती है, और आलस्यता फील होती है, यानी कि कुछ काम करने का मन नहीं होता। ऐसे जो दोषानुसार संचय के लक्षण प्रकट होते हैं बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इस स्टेज में अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपके डॉक्टर इस स्टेज में बहुत ही कम दवाइयों से या फिर कुछ भी दवाई न देकर कुछ खान पान में परहेज इत्यादि बताकर इस स्टेज में ही रोग को रोक सकते हैं। अगर इस स्टेज में लापरवाही बरती जाए तो रोग आगे के स्टेज में चला जाता है, जिसे प्रकोप स्टेज कहा है। इस प्रकोप स्टेज में रोग अपने स्थान में इतने बढ़ जाते हैं कि फैलने की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकोप स्टेज के बारे में आयुर्वेद में बताया है: तेषां प्रकोपात् कोष्ठतोद संचरणम अम्लिका पिपासा परिदा अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेदस्य जायन्ते, तत्र द्वितीय क्रियाकाल। यानी कि जो वायु का प्रकोप होता है तो उसमें कोष्ठतोद यानी कि पेट में दर्द होता है, पेट में वायु घूमने लगता है ऐसा प्रतीत होता है। अम्लिका पिपासा परिदा ये पित्त के प्रकोप के लक्षण हैं, यानी कि खट्टी डकार होती है, ज़्यादा प्यास लगती है, शरीर में बर्निंग सेंसेशन होती है, ये पित्त के प्रकोप के लक्षण हैं। जब कफ दोष के प्रकोप के लक्षण होते हैं तो खाने पे मन नहीं लगता, हृदय प्रदेश पे भार लगता है, और उल्टी जैसा फील होता है, यानी कि नोजिया जैसी फीलिंग आती है। ये कफ दोष के प्रकोप के लक्षण होते हैं। यह चिकित्सा करने का दूसरा चांस होता है। इस स्टेज में भी अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो इजीली रोग को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में भी आप अपने आप नुस्खे आजमाते रहते हैं, चलो ठीक हो जाएगा ऐसा सोचते हैं, तो रोग आगे के
प्रसर स्टेज में चले जाते हैं। यह प्रकोप भी बिना संचय के भी होता है। अपने सामर्थ्य से अधिक फिजिकल वर्क करने से वायु का प्रकोप होता है। क्रोध करने से, गुस्सा करने से पित्त का प्रकोप तुरंत हो जाता है। दिन में सोने से कफ दोष का प्रकोप तुरंत हो जाता है। और एटमॉस्फेयर के ऋतु के प्रभाव से वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और वसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप होता है। इसीलिए आयुर्वेद की ऋतुचर्या में हेल्दी पर्सन के लिए वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है, इसलिए बस्ती करवाने का निर्देश मिलता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए विरेचन पंचकर्म का निर्देश दिया गया है। और वसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप होता है, जो अभी चल रहा है, उसमें वमन उल्टी करवाने की पंचकर्म की निर्देश दिया गया है, जिससे यह ऋतु में जो स्वाभाविक प्रकोप होता है उसको कम किया जा सके। बारे में ऋतुचर्या में ऐसे पंचकर्म का हेल्दी पर्सन के लिए वर्णन मिलता है। यह स्टेज में भी लापरवाही बरती जाती है तो आगे रोग थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है, जिसे प्रसर अवस्था कहा है। यानी कि रोग अपने स्थान में इतने बढ़ जाते हैं कि पूरे शरीर में फैलने लगता है। जैसे हम कुछ फर्मेंटेड के लिए रखते हैं तो वो कभी कभी पात्र से बाहर निकल जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में दोष बहुत बढ़ जाने के कारण शरीर में फैलने लगते हैं और यह स्टेज प्रसर अवस्था है। इस स्टेज में सिम्टम्स थोड़े सीवियर होते हैं। इसमें आयुर्वेद में बताया है एवं प्रकोपितानाम प्रसरताम वायोर विमार गमनम आटोपो ओस चोस परिदाह धुमायनानि पित्तस्य च अरोचक अविपाक अंगसार छर्दिश्चेति श्लेष्माणि लिंगानि भवन्ति तत्र तृतीय क्रिया काल। यानी कि वायु का जो प्रेशर होता है तो वायु विमारगामी हो जाता है, यानी कि वायु की प्राकृत गति नहीं रहती, इसलिए वायु के कर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर वायु के रोग उत्पन्न होते हैं। आटोप होता है, पेट फूला फूला सा प्रतीत होता है। पित्त के प्रेशर अवस्था में ओस चोस परिदाह यानी कि सीवियर बर्निंग होती है, या बर्निंग के टाइप्स बताए हैं। और धुमायनानी यानी गले में से धुआं निकल रहा है ऐसा प्रतीत होता है। जब कफ दोष प्रेशर अवस्था में पहुंच जाता है तो अरोचक, खाने पे मन नहीं लगना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, अंग साध यानी कि अंगों में भारीपन महसूस होता है और उल्टी होती है, ऐसे लक्षण निकल के आते हैं। इस स्टेज में भी डिसीज़ को इजीली मैनेज किया जा सकता है अगर आप एक्सपर्ट के अंडर में जाके उसकी ट्रीटमेंट लो तो। अपने आप नुस्खे वगैरह इत्यादि आजमा के उसको कंट्रोल में करने का प्रयास करते हो तो यह प्रेशर अवस्था में भी रोग कंट्रोल में नहीं होता तो आगे के स्टेज में चला जाता है। यह प्रेशर दोषों के साथ मिलके उसके 15 प्रकार के होते हैं। यह प्रेशर की 3 गति होती है। ऊर्ध्व गति जब होती है तो आँख कान गले के रोग होते हैं। अधः गति जब होती है तो अतिसार वगैरह रोग पैदा करते हैं। और तिर्यक गति जब होती है तो स्किन के डिसीज़, हाइपरटेंशन जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। प्रेशर अवस्था में भी डिसीज़ अगर कंट्रोल में नहीं हो पाता तो आगे के स्थान संशय अवस्था में यह रोग चला जाता है। स्थान संशय यानी कि दोष दूष्य संवर्चना, जो फैलता हुआ दोष है वो शरीर की धातु या शरीर के पार्ट के साथ पैथोलॉजी बनाता है और यह स्टेज को स्थान संशय कहते हैं। कुपित हुआ दोष जब फैलता रहता है तो जब शरीर में जहाँ पे खवे गुणी यानी कि स्पेस मिले वहाँ पे जमा होता है और व्याधि उत्पन्न करता है। जैसे बादल होते हैं वो सारे विस्तार में बरसते हैं, कभी कभी कुछ विस्तार में बरसते हैं, वैसे ही कुपित हुआ दोष सारे अवयवों में उसके लक्षण प्रकट करते हैं, आधे अवयवों में लक्षण प्रकट करते हैं या फिर शरीर के कुछ अंग को इफेक्ट करते हैं। यह स्थान संशय अवस्था में जो डिसीज़ रोग होता है उसके पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो डिसीज़ होने वाले होते हैं उसके प्रोड्रोमल सिम्टम्स उसमें उत्पन्न होते हैं। जैसे खांसी होने वाली है तो उसके प्रोड्रोमल सिम्टम में सुखपूर्ण गलाशयता, कंठे कंडुश्च, भोज्यानाम अवरोधस्य जायते ऐसे लक्षण बताए हैं, यानी कि गले और मुख में कांटे जैसा फील होता है, गले में कंडू ईचिंग होती है और भोजन करते समय उसको निगलने में अवरोध प्रतीत होता है। ऐसा लक्षण मिलने पर वो खांसी होने वाली है ऐसा वो उसके पूर्व रूप होते हैं। वैसे प्रमेह के भी पूर्व रूप बताए हैं। दंतादिना मलाढ़्यतम प्रागुपम पाणी पादयो दाह चिकनता देह स्वादु आस्यम च जायते, यानी कि दांतों में मलावृत हो जाते हैं, हाथ पैर में जलन होती है, शरीर में चिकनाहट आ जाती है, मुख का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसे लक्षणों से आपको अगर होते हैं और एक्सपर्ट के पास जाते हो तो ऐसे लक्षणों से आपको मधुमेह या प्रमेह होने वाला है ऐसा डायग्नोसिस तुरंत हो जाता है, तो उसके अनुरूप चिकित्सा शुरू कर दी जाए तो रोग यहाँ से आपको उसे रोक सकते हैं। इसलिए यह स्थान संशय अवस्था में जो व्याधियाँ होती है उसके पूर्व रूप दिखाई दे पड़ते हैं, जिससे पूर्व रूप में ही अर्ली डायग्नोसिस जब हो जाता है तो आप रोग से बच सकते हैं। वैसे ही हिक्का, आपको हिक्कप अगर होने वाली है तो
कंठ और उरर प्रदेश में भारीपन लगता है, मुख में कसेलापन लगता है, पेट फूल जाता है। ऐसे अलग अलग व्याधियों के अलग अलग पूर्व रूप आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसीलिए अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स अगर फील होते हैं, उस स्टेज में आप अगर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास चले जाके उस सिम्टम्स को आप बताते हैं, तो डॉक्टर उसके अनुरूप निदान करके, उसके अनुरूप चिकित्सा देके, आपकी प्रकृति इत्यादि को देखकर उस स्टेज में ही डिसीज़ को ईजिली मैनेज कर रोक सकते हैं। इसीलिए अगर यह स्थान संशय अवस्था में भी लापरवाही बरती जाती है तो रोग व्यक्त अवस्था में चला जाता है। व्यक्त अवस्था में यानी कि रोग उत्पन्न हो जाता है, तब आपको डायरिया है, अतिसार है, ग्रहणी है, राज्यक्षमा है, प्रतिशायी है, हिक्का है, ऐसे रोग का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तब उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है, ज़्यादा ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती है, तब जाके वो रोग कंट्रोल में होता है। अगर उस स्टेज में भी उस रोग को कंट्रोल में नहीं किया जाता तो 6th स्टेज जो होता है वो भेद अवस्था है। उद्भेद अवस्था यानी कि कॉम्प्लिकेशन। उस स्टेज में रोग की चिकित्सा नहीं करने पर उसके साथ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं और तब जाके ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी वो असाध्य बन जाती है। तो यह 6 स्टेज के बारे में जानकारी देने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको जो भी लक्षण सिम्टम्स फील हो तो उसे इग्नोर नहीं करें। वो रोग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, उस स्टेज में जाकर आप डॉक्टर को अगर दिखाएंगे तो उसका अर्ली डायग्नोसिस होगा, उसका ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू हो जाएगा और आपको आगे जाके कुछ गंभीर रोग नहीं होंगे। षड्विध क्रियाकाल की विस्तृत जानकारी देने का उद्देश्य सिर्फ यही है। माइल्ड सिम्टम्स के स्टेज में ही आप अगर उसकी चिकित्सा शुरू कर दे, उसके अनुरूप आप एक्सपर्ट के एडवाइस में ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो आगे जाके आपको कोई रोग होगा ही नहीं। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा उसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आयुर्वेद लवर्स के नाम के जो पेज है उसे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी हम हमारी एक्टिविटी रखते हैं और यह इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।